Hello student, I hope you all are good. So I am here with the new interesting topic of SST, that is changing earth and landforms, and we are going to discuss about the different type of the forces and volcanoes etc. तो start करते हैं हम chapter. You know बेटा, earth keeps changing constantly both inside and outside. हर वक्त अर्थ जो है चेंज होती रहती है क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस जो है ना अर्थ पे वर्क करते हैं. तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस की मैं बात बताती हूँ आपको. वन इज एंडोजेनिक एंड अनदर इज एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? जो अर्थ के अंदर से काम कर रहा है, अंदर से अर्थ को हिट कर रहा है, प्रेशर कर रहा है ना. तो जब वो अंदर से अर्थ को प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो उससे क्या बनते हैं? वॉल्केनोज, अर्थक्वेक आता है. ठीक है. एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहरी फोर्स हैं, जो अर्थ सरफेस पे फोर्स कर रहे हैं, लाइक हमारी वाटर हो गई, आइस हो गया, विंड हो गई, तो उससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं. नाउ चेंजेस इन द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ मूवमेंट. जब भी अर्थ में कोई चेंज आएगा तो हम कहते हैं भाई अर्थ में मूवमेंट हो रहा है. अच्छा, अर्थ का जो मूवमेंट है ना बेटा, वो धीरे धीरे भी होता रहता है और सडन भी हो जाता है, अचानक भी होता है ना. वॉल्केनो और अर्थक्वेक क्या है? सडन मूवमेंट है, अचानक, पता नहीं चलता हमें, बिकॉज दे कॉज सडन चेंज इन द अर्थ. वाइल द मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, आइस या आपका हवा चल रही है ना, ये क्या है? ये ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे चेंज होते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहले वॉल्केनोज की, जो एंडोजेनिक फोर्स से उभरता है. वॉल्केनो बेटा एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, और हमने पहले भी बताया एक होल सा होता है, ठीक है, ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, या हम इसे फिशर भी कहते हैं अर्थ क्रस्ट में. उस होल से क्या होता है? अर्थ का जो इनर पोर्शन होता है ना, इनर मोस्ट लेयर, कोर जो होती है, वहाँ से मैग्मा, मोल्टन मटेरियल जो है वो बाहर आता है, इरप्ट होता है, और वो बाहर आता है लावा की फॉर्म में, और बहुत तेज़ी से वो बहता जाता है, बहता जाता है. उससे पता है आपकी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारा धुआं निकलता है, और जो लावा ठंडा होता है उससे रॉक्स भी बनते हैं. इरप्शन ऑफ वॉल्केनो में लेड टू द earthquake also sometimes, and most of the volcano occur along the ring of fire. रिंग ऑफ फायर आपने देखा होगा पैसिफिक ओशियन में है, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो. बेटा ये जो हम बना रहे हैं ना पैसिफिक ओशियन में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओशियन के अंदर वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है. तो ये आपको याद रखना है कि पैसिफिक ओशियन में, रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं. अच्छा, लावा क्या है? इट इज़ नॉट अ सॉलिड बेटा, इट्स अ लिक्विड. तो ये फ्लो करता जाता है, और स्पीड जो है डिपेंड कर दिया अंदर के फोर्स पे और बाहर के फोर्स पे भी, कितनी स्पीड में कहाँ तक ये फैलेगा. लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये सॉलिड बन जाता है, ये जमना शुरू कर देता है, और फिर ये आसपास के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी आ जाता है. सो वंस इट कूल डाउन ना, इट फॉर्म्स इनटू द रॉक्स. अब वॉल्केनो बेटा आपके 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनो, जो कभी भी इरप्ट हो जाएंगे, पता नहीं चलता, इरप्ट होते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, वो चलता रहता है, उनका लावा उसमें से निकलता रहता है. डॉर्मेंट वॉल्केनोज होते हैं जो रेयरली इरप्ट होते हैं, बहुत लंबे समय से, आप ये कह सकते हो, मतलब अभी इरप्ट हुए फिर कुछ सालों के बाद इरप्ट हुए, उनमें गैप होता है. लेकिन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं जो अब स्टॉप्ड हो चुके हैं, ये कहा जाता है कई सालों से वो सोए पड़े हैं, उनमें से अभी कुछ भी आपका जो है मैग्मा निकला नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में कहे जाते हैं. अब नॉलेज विंडो में देखो बेटा, रिंग ऑफ फायर नियरली सराउंड द विच ओशियन? पैसिफिक ओशियन, एंड इट इज द मेजर एरिया वेयर वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स ऑफन अकर्स. बहुत बार यहाँ पे आपको अर्थक्वेक और वॉल्केनो नजर आएंगे. अब चलते हैं हम सेकेंड मोस्ट पे, दैट इज द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक भी इंडोजेनिक फोर्स है. अब अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. आपकी जो अर्थ है ना बेटा, बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है, उनमें हम कहते हैं उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स. अब ये क्या होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे 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 मूव करती रहती हैं. अब इनकी वजह से जो है अर्थक्वेक भी आते हैं और समटाइम वॉल्केनोज भी इरप्ट होते हैं. Those caused by volcanoes occur along the ring of fire and earthquakes occur where the earth crust are weak. मोस्टली आप देखोगे जो आपका भूकंप आएगा ना, जहाँ पे आपकी अर्थ
जो क्रस्ट है वो वीक होगी ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका एपिसेंटर होगा। अर्थ क्रस्ट आपको भी पता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 15 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स। मैंने आपको बताया ना बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, लेयर होती हैं अर्थ में, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो 15 तो मेजर है, बाकी माइनर है। और दीज प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ लिक्विड मैग्मा इनसाइड द अर्थ, तो ये मूव करती रहती हैं। अब दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द मैग्मा एंड मूविंग वेरी स्लोली, तो इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। बट व्हेन दीज प्लेट्स अचानक, जिसे कहते हैं ना ऑल ऑफ सडन मूव क्विकली, दैट इज योर अर्थक्वेक। तो जब भी तेजी से मूवमेंट हो गई टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो वो आपका अर्थक्वेक है। अच्छा, द प्लेस वेयर वाइब्रेशन ओरिजिनेट ना, उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ से भी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी अर्थक्वेक की, और ये फोकस पॉइंट से वाइब्रेशन ट्रेवल इनटू द ऑल डायरेक्शन एंड द प्लेस राइट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। मान लो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई और इसके जस्ट ऊपर का जो पॉइंट होगा ना, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर के, ये सेंटर था इसका। एंड दिस इज द प्लेस विच इज इम्पैक्टेड द मोस्ट एंड सफर मैक्सिमम डैमेज। अच्छा, स्ट्रेंथ जो होती है ना वाइब्रेशन की, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट डाल दिया, लेकिन जितनी दूरी वो कवर करेगा बेटा, उतना ही उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं, उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है ना, मेजरमेंट करने का जो स्केल है, उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। और रिक्टर स्केल क्या कहता है, आपको पता है चार्ल्स रिक्टर थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था रिक्टर स्केल। और उनका ये मानना था कि अर्थक्वेक जो 2.0 और उससे लेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर ये 6.0 से 10 के बीच में है, तो भैया समझ लो बहुत ज़्यादा डैमेज है। और कई जगह तो आपने देखा 7 पॉइंट तक भी आया था अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल पे 7.6 हमने मेजर किया है ऑन 8 अक्टूबर 2006 इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन पाकिस्तान, किलिंग ओवर 30,000 पीपल। सो कहने का मतलब ये है कि रिक्टर स्केल में अगर 4 से कम आपका है तो उस भूकंप से बचा जा सकता है, लेकिन 5-6 तक होते होते इसका मतलब आपका डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। नाउ इफ एन अर्थक्वेक अकर अंडर द सी सरफेस, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों बेटा, मान लो समुद्र में अर्थक्वेक आ गया, समुद्र का जो है ना सतह है उस पर अर्थक्वेक आ गया, तो समुद्र के ऊपर क्या है, वाटर बॉडीज है ना, वो ज़मीन जो है उसके ऊपर तो पानी है ना। अब वो पानी क्या होगा, अगर यहाँ अर्थक्वेक आया तो वो वाइब्रेट करेगा वाटर को, तो वो जो पानी है ना वो वॉल की तरह खड़ा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसको तो अंदर से फोर्स मिला। और जब वो वॉल की तरह खड़ा हो जाता है पानी, तो उसे हम कहते हैं सुनामी। बहुत इफेक्ट करती है सुनामी बेटा। इन 2005 साउथ ईस्ट एशिया कॉज्ड अ मैमथ सुनामी। आपको मैं बताऊं, आपका 2004 में जो निकोबार आइलैंड है ना इंडिया का, वो सुनामी की वजह से सबमर्ज्ड हो चुका है। तो अगर अर्थक्वेक अंदर आता है पानी के अंदर, तो उससे सुनामी आएगी और सुनामी की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा लाइफ का। आपको एक केस स्टडी भी दी हुई है यहाँ पे, अर्थक्वेक ऑन 11 मार्च 2011, जहाँ आपको बताया हुआ है कि 9 पॉइंट का मैग्नीट्यूड था अंडर द सी, जापान में। ठीक है, अब आप सोच सकते हो, जब हम कह रहे हैं कि 4 से ऊपर जाते ही अर्थक्वेक ख़त्म कर देता है, यहाँ तो 9 है अंडर द सी। और ये कह रहा है कि 11 मार्च 2011 को अप्रॉक्स 6 मिनट तक, जो इसका एपिसेंटर था ना, 6 मिनट तक यहाँ पर जो है इस तरीके से अर्थक्वेक पानी के अंदर आया कि सुनामी आ गई। और पता है बेटा आपको, ये जो अर्थक्वेक आया था ना, वन ऑफ द 5 मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड ओवरऑल सिंस, अगर हम रिकॉर्ड करते हैं 1900 से, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। अब इस केस स्टडी के बाद बेटा हम चलते हैं मूवमेंट्स ऑफ वाटर, आइस एंड विंड, इसकी बात करते हैं। द अर्थ सरफेस इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट चेंज। वाई, क्यों चेंज होता रहता है अर्थ सरफेस में? क्योंकि बेटा वेदरिंग होती है,
या फिर इरोजन होता रहता है। टूट फूट हो रही है अर्थ क्रस्ट पे, या ऊपर का जो हिस्सा है वो इरोज हो रहा है, उड़ जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। अब ये इरोजन कैसे हो रहा है या वेदरिंग कैसे हो रही है? कई बार सन हीट है, विंड है, आइस है, वाटर है, रेन है, इन सब से जो अर्थ क्रस्ट है, टॉप मोस्ट जो लेयर है, वो इरोड होती रहती है, तो ब्रेक डाउन होता रहता है। द ब्रोकन पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर और आइस और विंड, और क्या करते हैं, ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और दूसरी जगह जमा कर देते हैं। तो जहाँ पे ये जमा करते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंट डिपॉजिट। आ रही है बात समझ में कि भाई ऊपर की जो लेयर है वो हवा पानी के साथ बहकर कहीं और जमा हो जाती है, तो जहाँ जमा होगी उसे हम कहते हैं सेडिमेंट डिपॉजिट। अब ग्लेशियर क्या करता है, इट पुश द रॉक्स एंड ब्रोकन स्टोन, और क्या करता है, उस जगह पे पूरा का पूरा हॉलो प्लेस बना देता है। सो दीज हॉलोज आर फिल्ड बाय द मेल्टेड आइस एंड दस लेक्स आर क्रिएटेड। अब आप देखो इस तरीके से नेचुरल लेक्स बन गई हैं। सिमिलरली विंड ब्लोज, उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल उड़ते जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सैंड स्टॉर्म्स आ रहा है डेजर्ट में, और उससे हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं। आपने देखे ना रेगिस्तान में बहुत जगह तक रेत होती है, अब वो रेत क्या हवा बहा के ले गई और कहीं और जमा कर दी, तो ऐसे छोटे छोटे से पहाड़ बन जाते हैं जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर, आइस और विंड के मूवमेंट से भी अर्थ सरफेस में इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द फीचर ऑफ लैंड। अब आप देखो डिफरेंट अर्थ मूवमेंट रिजल्ट इनटू द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। आप ब्रॉडली अगर उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड करोगे, एक आपका होता है वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मतलब आपका इस तरीके से लंबा, ठीक है, और दूसरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इस तरीके से। नाउ वर्टिकल मूवमेंट जो है बेटा, इट रिजल्ट इन द राइज और फॉल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ऐसे है, ऐसा मूवमेंट अगर होगा या तो वहाँ से जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर का जो पोर्शन है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। देयर आर कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग मूवमेंट एंड कॉज अ लार्ज स्केल अपलिफ्ट एंड subsidence sinking of the earth's surface, uplift from plateau or sometime you can say from the valley also। अगर आप देखो इस तरीके से मूवमेंट हुआ, ठीक है, सिर्फ इतना सा, थोड़ा सा आया, टेबल लैंड बन गया, टेबल देखते हो ना घर में, तो अगर इस तरीके से मूवमेंट हुआ और यहाँ जमा कर दिया सारा का सारा, एक टेबल लैंड बन गया, तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यू बन गया ये, ठीक है। नहीं तो फिर इस तरीके से जमा हो गया तो उसे हम कहते हैं वैलीज बन गया। तो ये आपका हो गया वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं ना बेटा, जब वो कंप्रेस करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, मान लो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दो, ठीक है, और वो ऐसे 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 आ रही हैं और एक दूसरे को कंप्रेस कर रही हैं, ऊपर नीचे चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो इससे क्या होता है, फोल्डिंग होता है। और व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉज्ड टेंशन और फॉल्टिंग अक्रॉस, आप इसमें देखो, ये आप देखो ध्यान से, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को प्रेस कर रही है, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसे हम कहते हैं फॉल्टिंग। तो इस तरीके का मूवमेंट अगर होगा तो बेटा डिफरेंट आपका लैंड फॉर्म्स जो है उसमें बनेगा। अब बेटा फोल्डिंग प्रोसेस को ध्यान से समझो। फोल्डिंग कब अक्कर होता है, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। अब कोलाइड करेंगी तो या तो वो ऊपर की तरफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, है ना, क्योंकि उन्हें तो जगह चाहिए, ये अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो अगर ऊपर की तरफ ऐसे जा रही हैं तो हम उसे एंटीस्लाइन कहते हैं, लेकिन मान लो एक दूसरे के नीचे जा रही हैं ऐसे, तो उसे हम सिंक्लाइन कहेंगे। सो तो एंटीस्लाइन जो होता है उससे आपके क्या बनेंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माउंटेन, ठीक है, जैसे हमारा हिमालय है, ये एंटीस्लाइन प्रोसेस है, ओके। लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहा है सो एंडीज आप देखोगे जो आपका ये है रिजल्ट करता है वैलीज में, तो इस तरीके से आपका फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं। अब फॉल्टिंग की हम बात करते हैं। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इनमें मूवमेंट हो रही है लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड टेंशन इज कॉज्ड रिजल्टिंग इन क्रैक्स। अब दूर जा रही हैं तो क्या आएगा, बीच में से क्रैक आएगा, गैप आएगा, फिशर्स फॉर्म होंगे। अब जो बीच में क्रैक आएगा उसमें क्या होगा, उसमें कुछ और चीज़ आके भरेगी। अब ये कैसे जा रहे हैं, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, समटाइम ये वर्टिकल भी जा सकता है, बोथ टाइप ऑफ भी हो सकता है आपका, तो इससे फॉल्टिंग कहते हैं, यानी कि गैप आना शुरू हो गया, दैट इज द
फॉल्टिंग। आप अगर देखो कंस्ट्रक्शन में हम जैसे इस तरीके का गैप दिखता है ना हमें, तो ये क्या है, ये दो अलग अलग जगह पे है, तो इसे हम फॉल्टिंग कहेंगे। अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स एंड ह्यूमंस की। देखो बेटा, लैंड फॉर्म्स तो हमने पढ़ लिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से पहाड़ बन रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो, या वैलीज बन रही है। लेकिन ह्यूमन से इसका क्या रोल है? ह्यूमंस आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द चेंज इन द अर्थ सरफेस, क्योंकि बेटा ये हमारी ही एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो ऊपर का अर्थ सरफेस है ना वो अलग अलग नज़र आता है। भाई नेचुरली तो पहाड़ बन गए, लेकिन हमने उसे काट दिया, काट के कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो पहाड़ तो रह ही नहीं गया। फिर वहाँ तो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, माइनिंग्स हैं, है ना। तो आप अगर देखो तो ये नेचुरल प्रोसेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इंटरफेयर किया ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन जो है डिस्टर्ब करता है इस इकोलॉजिकल बैलेंस को, इस नेचुरल बैलेंस को अपनी एक्टिविटीज से, तो बेटा उससे क्या होगा, उससे हमारा पूरा का पूरा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इवन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा सफ़र होगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमेशा प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट भी हो और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. नंबर 1, एंडोजेनिक फोर्स कैसे काम करती है अर्थ के अंदर, और एक्सोजेनिक अर्थ के बाहर। अर्थ मूवमेंट जो है कैसे होते हैं, सडन भी हो सकते हैं और धीरे धीरे भी हो सकते हैं। वोल्केनोज अकर व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द कोर, है ना, बाहर निकलता है फिशर से, अर्थ क्रस्ट पे आता है, तो आपका वोल्केनो इरप्ट होता है। अर्थक्वेक्स कैसे अकर होते हैं आपके, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। हमने ये भी बात की थी, जो आपका टोहोकू था जापान में 11 मार्च 2011 को, आप ये कहो वर्ल्ड का वन ऑफ द 5 मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक था। फिर अर्थ सरफेस जो है इट अंडरगोन्स इनटू द चेंजेस, क्यों, और उससे क्या होता है, वेदरिंग, इरोशन, इस वजह से अर्थ का सरफेस चेंज होता रहता है। देन अर्थ मूवमेंट्स कैन बी वर्टिकल एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। वर्टिकल मूवमेंट से क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, है ना, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से आपका या तो फोल्डिंग होगा या फोल्डिंग, गैप आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं। वी नीड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.